चलिए, hi everyone. चलिए, we are starting with lecture number 2 on financial management. This is the second lecture wherein we'll be discussing the Shiv Das questions. है ना? This is Shiv Das lecture series for financial management. We are discussing capital budgeting, and this is the second lecture that we have for the chapter. हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में बेसिकली फर्स्ट 2 क्वेश्चंस डिस्कस करे थे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के। आज हम आगे के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं एंड आई होप आप लोगों को लेक्चर समझ में आ रहे हैं एंड आई एम होपिंग कि आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया है बिकॉज आई कांट सी अ लॉट ऑफ सब्सक्राइबर्स। लोग देख तो रहे हैं लेकिन हमें सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ लाइक नहीं कर रहे हैं। प्लीज़ लाइक कर दीजिए वीडियोज़ को, दैट्स जस्ट क्रिएट्स गुड अमाउंट ऑफ हमें एक मोटिवेशन देता है दैट येस लेट्स गो अहेड, राइट? तो प्लीज़ गो अहेड एंड डू दैट। थैंक यू सो मच। चलिए, वी मूव ऑन टू द डिस्कशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ द चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 3 हमें बोलता है कि ईस्टर्न कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है, ईस्टर्न कॉरपोरेशन लिमिटेड एक फर्म है जो 40% टैक्स ब्रैकेट में एग्जिस्ट करती है विद अ 15% रेट ऑफ रिटर्न। मतलब इनका जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है वो 15% है और क्वेश्चन में हमें बता दिया कि टैक्स ब्रैकेट जो है वो 40% है। ये एक नए प्रोजेक्ट को कंसिडर कर रहे हैं, दे आर कंसिडरिंग अ न्यू प्रोजेक्ट। दिस प्रोजेक्ट इन्वॉल्व्स द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट। यहाँ पर एक नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस होगा, फर्म के अंदर एक नया प्रोडक्ट जनरेट करके आएगा मार्केट में। दिस प्रोजेक्ट इज़ एक्सपेक्टेड टू लास्ट फॉर 5 ईयर्स। मतलब ये प्रोजेक्ट 5 साल तक रहेगा, तो मतलब जो भी हमारी कैलकुलेशन होगी वो 5 ईयर्स के लिए होगी, बोलता है। एंड देन हम उसे टर्मिनेट कर देंगे, तब हम उसके बाद हम उस प्रोजेक्ट को यहाँ पे एंड कर देंगे। आपको फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन दे रखी है, आपको बोला है आफ्टर टैक्स कैश फ्लो एसोसिएटेड विद द प्रोजेक्ट निकालिए एंड देन प्रोजेक्ट की एनपीवी निकालिए और बताइए कंपनी को उस पर इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो आपसे क्वेश्चन में 2 रिक्वायरमेंट्स हैं, आपसे क्वेश्चन में 2 चीज़ें मांगी हैं। पहली चीज़ जो आपसे क्वेश्चन में मांगी है वो मांगी है आफ्टर टैक्स कैश फ्लोज, जिसको हम कहते हैं सी फैट। सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूँ तो उसे मैं कहता हूँ कैश फ्लोज आफ्टर टैक्स, जिसको मैं कहता हूँ सी फैट, है ना? कैश फ्लो जो मोटा है, राइट? इसके बाद में सेकंड चीज़ जो हमसे मांगी गई है वो मांगी गई है एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो उसके लिए अब हम टेबल बना देंगे। सर आप देखोगे क्वेश्चन में आपको यहाँ पर कॉस्ट ऑफ न्यू प्लांट दे रखा है, कॉस्ट ऑफ न्यू प्लांट क्वेश्चन में दे रखा है 20,90,000। उसके साथ साथ बताया है कि शिपिंग एंड इंस्टॉलेशन कॉस्ट है 30,000। तो हमें पता है ये तो हमारे इंक्लूड होता है हमारी वैल्यू में, है ना? ये हमारी वैल्यू का पार्ट होता है। सर आपको बता दिया 5 साल में हमारे इतने प्रोडक्ट्स सेल होंगे, इतने प्रोडक्ट्स बिकेंगे। सर आपको क्वेश्चन में और भी चीज़ बता दी, हमें बोलता है सेल प्राइस पर यूनिट पहले साल में 500 रुपये होगा, 1st to 4 ईयर में, और 5th ईयर में हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा 380, थोड़ा कम हो जाएगा। 4 साल हो जाएंगे ना, तो प्राइस थोड़ी गिरानी पड़ेगी सेल्स बढ़ाने के लिए। हमारा वेरिएबल कॉस्ट जो होगा 5 साल में फिक्स सेव रहेगा, वो है 260, और मेरे फिक्स्ड कॉस्ट हैं 30,000, वो फिक्स्ड है, रुपीज़ फिक्स्ड है। बोलता है मेरे पास में ना वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होगी। बोलता है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी होगी, 80,000 रुपीज़ की होगी। 80,000 रुपीज़ की वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होगी जस्ट टू गेट द प्रोडक्शन स्टार्टेड। फॉर ईच ईयर द टोटल इन्वेस्टमेंट इन द नेट वर्किंग कैपिटल विल बी इक्वल टू 10% ऑफ द रुपी ऑफ सेल्स फॉर दैट ईयर। मतलब हर साल हमारे लिए वर्किंग कैपिटल जो है, हर साल अगर आप देखेंगे हर साल हमारे लिए जितनी सेल्स होगी उतनी हमारे लिए वर्किंग कैपिटल बेसिकली बढ़ती घटती जाएगी, है ना? हमारे लिए वर्किंग कैपिटल की यहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ी बढ़ के आने वाली है। अगर आप देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट इन द वर्किंग कैपिटल विल इंक्रीज ड्यूरिंग द ईयर्स 1 through 3, देन डिक्रीज इन द ईयर 4। फाइनली ऑल वर्किंग कैपिटल विल बी लिक्विडेटेड एंड टर्मिनेटेड एट द एंड ऑफ द ईयर। मतलब प्रोजेक्ट 5 ईयर 5 के एंड में सारा का सारा वर्किंग कैपिटल हमारा लिक्विडेट हो जाएगा। फिर से यहाँ पे पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मुझे बोला गया इनिशियली जब मैं वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट स्टार्ट करूँगा तो 80,000 रुपये की चाहिए। फिर उसके बाद बोलता है हर साल मेरी जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगी वर्किंग कैपिटल में वो होगी 10% ऑफ द रुपी वैल्यू ऑफ द सेल्स फॉर दैट ईयर। मतलब जितना सेल्स होगा उसका 10% वैल्यू जो होगा वो मेरी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होगी एवरी ईयर। तो अगर वो बढ़ रही है तो बढ़ेगी, कम हो रही है तो कम हो जाएगी। बोलता है हमें क्वेश्चन में डेप्रीसिएशन मेथड के बारे में भी डिटेल दे रखी है। बोलता है स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो करोगे प्रोवाइडिंग डेप्रीसिएशन ओवर 5 ईयर्स
एज्यूमिंग प्लांट एंड इक्विपमेंट विल हैव नो सैल्वेज वैल्यू, मतलब 5 साल के बाद इससे कोई रेजिडुअल वैल्यू निकल के नहीं आने वाली है ना। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर अगर आप देख सकते हो, दिस इज़ गोइंग टू बी क्वेश्चन नंबर 3, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों के लिए वर्किंग नोट में कुछ कैलकुलेशंस कर देता हूँ। सर पहले तो वर्किंग नोट में मैं कैलकुलेशन ऑफ डेप्रीसिएशन करके आपको दिखा देता हूँ। कैलकुलेशन ऑफ डेप्रीसिएशन, है ना, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रीसिएशन। सर यहाँ पर हमें एक चीज़ बहुत बहुत क्लियर है, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रीसिएशन में हमें एक चीज़ बहुत क्लियर है कि हमें दे रखा है 20,90,000, है ना, 20,90,000 और 30,000, है ना। तो अगर आप देखोगे मेरे पास टोटलिटी में टोटल कॉस्ट ऑफ द मशीन, ठीक है, मुझे बता दिया टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन कितनी है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट कितना है, 20,90,000 प्लस 30,000, तो टोटल मिला के मेरे पास कितना हो गया, 21,20,000, है ना। सर यूज़फुल लाइफ है 50, यूज़फुल लाइफ है 5 इयर्स। तो अगर आप देख सकते हैं मेरे लिए स्ट्रेट लाइन डेप्रीसिएशन का अमाउंट कितना होने वाला है, स्ट्रेट लाइन डेप्रीसिएशन का अमाउंट कितना हो जाएगा, 21,20,000 डिवाइडेड बाय 5, है ना। तो 21,20,000 डिवाइडेड बाय 5, तो आंसर आ गया 4,24,000। 4,24,000 मेरा क्या हो गया, देख लीजिए ये मेरा क्या हो गया यहाँ पर, ये मेरा हो गया एनुअल डेप्रीसिएशन। अगर अब आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे कैलकुलेशन कर देता हूँ, दिस इज़ नाउ आई एम गोइंग टू कैलकुलेट सी फैक्ट, है ना, दिस इज़ कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, क्योंकि ये मेरा क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट है इसलिए मैंने इस पर वर्किंग नोट नहीं डाला, है ना। आई हैव 5 इयर्स गिवन टू मी इन द क्वेश्चन, तो मैं 5 साल की बेसिकली टेबल बनाऊँगा, क्योंकि 5 साल की अलग अलग कैलकुलेशन है, ईयर 1 2 3 4 5, ठीक है ना। दिस इज़ ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4 एंड ईयर 5, क्योंकि सेल्स अमाउंट अलग है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे सेल्स अमाउंट निकाल लेता हूँ। फिर सेल्स अमाउंट हो जाएगा कितना, 10,000 इंटू 500, तो 10,000 इंटू 500 दैट्स गोइंग टू बी 50 lakhs, यस 50 लाख। अगले साल में मेरा सेल्स अमाउंट कितना हो जाएगा, 13,000, है ना, 13,000 इंटू 500 दैट्स गोइंग टू बी 65 लाख। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे 16 लाख, तो मतलब हो जाएगा 16,000 इंटू 500 दैट्स गोइंग टू बी 80 लाख, है ना। नेक्स्ट 10,000 इंटू 500 अगेन 50 लाख, एंड लास्ट ईयर में मेरे पास रिक्वायरमेंट है 6,000 इंटू मेरा रेट है कितना, 380, 6,000 इंटू 380, 22,80,000, 22,80,000, राइट। मेरा सेल्स आ गया, तो मैं इसमें से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देता हूँ। वेरिएबल कॉस्ट जो मुझे क्वेश्चन में गिवन है, वेरिएबल कॉस्ट क्वेश्चन में मुझे कितनी गिवन है, इट इज़ गिवन टू मी एज 260, तो 10,000 इंटू 260 दैट्स गोइंग टू बी 26 लाख, है ना। तो ये हो जाएगा, अगर आप देख सकते हो दिस इज़ गोइंग टू बी द कॉन्ट्रीब्यूशन कॉन्ट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा आपका, 24 लाख माइनस करके आ जाएगा, है ना, 24 लाख। देन यू हैड 13,000 इंटू 260, 33,80,000, माइनस 65 लाख, तो आंसर आ गया 31,20,000। Then you had 16,000 into 260, that's 41,60,000, you know, and that's going to be 38,40,000. Then you have again 10,000 units, 26 lakh, तो ये आ जाएगा भाई 24 लाख, है ना। और लास्टली हमारे पास आ जाएगा 6,000 इंटू 260, दैट्स 6,000 इंटू 260 दैट्स गोइंग टू बी 15,60,000, दैट्स माइनस 2280, दैट्स गोइंग टू बी 7,20,000। आई होप यहाँ तक का एलिमेंट आप सबको क्लियर होगा, है ना। अगर आप देखेंगे मुझे क्वेश्चन में दे रखा है एक फिक्स्ड एक्सपेंस, तो मैं यहाँ पे माइनस कर दूंगा मेरा फिक्स्ड कॉस्ट, तो मुझे मिल जाएगा यहाँ पे प्रॉफिट।
सर क्या मैं प्रॉफिट की जगह पे लिख सकता हूँ EBIT, दिस इज़ अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, है ना, दिस इज़ अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। सर मैं यहाँ पर बेसिकली फिक्स्ड कॉस्ट के साथ साथ मैं यहाँ पे डेप्रीसिएशन भी माइनस कर देता हूँ, ठीक है, तो मुझे मिल जाएगा अर्निंग्स बिफोर टैक्स, दिस इज़ गोइंग टू बी अर्निंग्स, क्योंकि इंटरेस्ट कोई है नहीं तो मुझे क्या मिल जाएगा, अर्निंग्स बिफोर टैक्स मिल जाएगा। तो फिक्स्ड कॉस्ट मुझे क्वेश्चन में दे दिया 30,000 और ये दे दिया 4,24,000 और ये तीनों साल 5 साल के लिए सेम होने वाला है ना, ये 5 साल के लिए सेम होने वाला है। 4,24,000, 30,000, 4,24,000, 30,000 एंड 4,24,000, राइट। अगर आप देखेंगे मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन कर लिया है किस चीज़ का, मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन कर लिया है अपना अर्निंग्स बिफोर टैक्स का, जो हो जाएगा कितना 24 लाख माइनस 30,000 माइनस 424, दैट्स गोइंग टू बी 19,46,000। बेटा 19,46,000 में से मैंने इसमें से टैक्स माइनस कर दिया, वो टैक्स का अमाउंट कितना होगा, सर मेरा टैक्स का अमाउंट क्वेश्चन में गिवन है कितना 40%, तो इसका मैंने 40% निकाल लिया, दैट कम्स आउट टू बी 7,78,400, है ना, तो माइनस करके मैंने अमाउंट निकाल लिया, तो आंसर आ गया 116,7,600, दिस इज़ गोइंग टू बी अर्निंग्स आफ्टर टैक्स। इसमें मैं डेप्रीसिएशन ऐड बैक कर दूंगा क्योंकि नॉन कैश एक्सपेंस होता है तो ही मेरे को सी फैट मिलता है, तो मेरे पास कितना आ गया +424,000, तो आंसर आ गया 159,1600, दिस इज़ माई सी फैट, दिस इज़ माई कैश फ्लोज आफ्टर टैक्स। आई होप यहाँ तक आप सबको क्लियर होगा। देख लीजिए पहले वाले का 159,1600, है ना। ऐसे ही मैं सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर का निकाल लेता हूँ, मैंने देख लीजिए साथ साथ कर दिया एक्चुअली, क्योंकि पूरा पूरा आंसर ना कैलकुलेटर में एक बार लिखा होता है ना तो कैलकुलेट करना ज़्यादा आसान रहता है ना। 3120 माइनस 30,000 माइनस 4,24,000, 2,00,000, दिस इज़ गोइंग टू बी 2,26,66,000। इस पे बेटा मैंने 40% निकाला तो आंसर आ गया 10,66,400, माइनस कर दिया तो मिल गया 15,99,600। इसमें मैंने 424 प्लस कर दिया तो मुझे मिल गया 20,23,600, राइट। तो ये मुझे क्या मिल गया, ये मुझे मिल गया कैश फ्लोज आफ्टर टैक्स। देन अगेन वी हैव 38,40,000 माइनस 30,000 माइनस 424, दैट्स गोइंग टू बी 33,86,000 का प्रॉफिट हो गया। इस पे मैंने माइनस कर दिया 40% का टैक्स विच इज़ 13,54,400, माइनस करके आंसर आ गया 20,31,600। मैंने अगेन 424 प्लस कर दिया तो मुझे मिल गया 24,55,600, that's the amount, right. Next we have 24 lakh minus 30,000 minus 424, that's going to be 19,46,000। फिर इस पे 40% टैक्स 7,78,400, है ना। देन इट्स गोइंग टू बी 116,7,600 plus 424,000, that comes out to be 159,1600। और लास्ट ईयर का कैलकुलेशन करेंगे 7,20,000 माइनस 30,000 माइनस 424, दैट गिव्स यू 2,66,000। इस पे हमने 40% माइनस करा, दैट इज़ 106,400, तो मेरे पास आ गया 159,600। 424 इसमें प्लस कर दिया तो मुझे मिल गया प्लस 4,24,000, तो आंसर आ गया 5,83,600। सर ये मुझे क्या मिल गया है यहाँ पर, सर यहाँ तक मुझे अब मिल गया है कि मेरे सी फैट्स कितने हैं, व्हाट आर माई अमाउंट ऑफ सी फैट्स, है ना। सर अब मेरी जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है, अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन बहुत क्लियर है। सर अब मैं बेसिकली क्या निकालने वाला हूँ, सर ये मुझे क्या मिल गया, सर मुझे मिल गया यहाँ पर नेट में मेरे पास क्या मिल गया, सर यहाँ पे नेट में मुझे मिल गया कि मेरा कितना अमाउंट ऑफ कैश फ्लोज होने वाला है।
सर अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूँ मेरे लिए कैश आउटफ्लोज कितना होने वाला है, कैश आउटफ्लो कितना होने वाला है। सर मेरे लिए कैश आउटफ्लो होने वाला है ईयर ज़ीरो पर कितना, ईयर ज़ीरो पर कितना होने वाला है। एक तो होने वाला है कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट, दैट इज़ 20,90,000, ठीक है। उसके साथ साथ अगर आप देखोगे एक शिपिंग कॉस्ट था, एक शिपिंग कॉस्ट था 30,000 का, और उसके साथ साथ मेरी एक वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट थी 80,000 की। तो मेरे पास टोटल में मेरा इनफ्लो कितना पैसा लगा है सर, 20,90,000 रुपीज़ लगा है, 30,000 रुपीज़ लगा है, 80,000 रुपीज़ लगा है। तो टोटल में मेरे पास 22 लाख रुपीज़ का कैश आउटफ्लो होने वाला है ईयर वन में, ईयर वन में। लेकिन अगर आप देखेंगे, अगर अब आप देखेंगे है ना सर, मेरे पास में यहाँ पर इस सी फैट के साथ में अगर आप देखोगे, मैं यहाँ पर एक छोटा सा कैलकुलेशन आपको और समझा देता हूँ कि सर मुझे क्वेश्चन में बोला है कि मैंने 10% ऑफ द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बेस्ड ऑन द सेल्स, है ना। सर ईयर वन में मेरा 80,000 था, तो बोलता है मेरा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट मेरे को बोलता है 10% ऑफ द मेरा जो भी 10% वैल्यू होगा, है ना, सेल्स वैल्यू होगा फॉर दैट ईयर, वो मेरा बेसिकली वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होगा। प्रैक्टिकली अगर आप देखोगे इतना मैंने पैसा कमाया, इतना मेरा वर्किंग कैपिटल है ना। अब 80,000 रुपये मैं वापस ले लूँगा, 5,20,000 मतलब 5 लाख मुझे लगाना है, तो प्रैक्टिकली मुझे 4,20,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो अगर आप देखोगे मेरे लिए यहाँ पर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी होने वाली है, मतलब वर्किंग कैपिटल एडिशन कितना होने वाला है। तो अगर आप देखोगे मेरे लिए वर्किंग कैपिटल एडिशन कितना होने वाला है सर, वर्किंग कैपिटल एडिशन होने वाला है कितना, 4,20,000, मतलब मुझे 4,20,000 और डालना पड़ेगा, तो वो मैं अपने प्रॉफिट में से डालूँगा। तो सर मेरा जो नेट कैश सी फैट होगा वो कितना होगा सर, वो होगा 15,91,600 माइनस 420, दैट इज़ गोइंग टू बी 11,71,600, ठीक है। इसी पे मुझे बेसिकली अपना वो मिलेगा। सर अब सेकेंड ईयर पे बोलता है 65 लाख का 10%, तो कितना हो गया 6,50,000। सर 6,50,000 अगर मेरा अमाउंट है, 5 लाख मैं ऑलरेडी लगा चुका हूँ, तो कितना अमाउंट आएगा सर, मैं 5 लाख पहले लगा चुका हूँ, 80,000 पहले फर्स्ट ज़ीरोथ ईयर में लगा हुआ था। सर फर्स्ट ईयर में मैंने 420 और लगा दिया, तो 5 लाख हो गया। सर 5 लाख में मेरे पास 650 लगाना है, तो अब मेरे को नेट में कितना और लगाना है, 1,50,000 रुपीज़ और लगाना है। तो जो मैं इस प्रॉफिट में से माइनस कर लूँगा, कितना हो गया 23,600 माइनस 150, तो आंसर आ गया 18,73,600 का मुझे पैसा और इन्वेस्ट करना है। आई नीड टू इन्वेस्ट मोर इन इट। सर नेक्स्ट मुझे बोलता है सर थर्ड ईयर की इन्वेस्टमेंट कितनी है, मेरी सेल्स है 80 लाख, 80 लाख तो मतलब 8 लाख, आई नीड 8 लाख, मेरे को 8 लाख का वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट चाहिए। बेटा 650 मेरे पास ऑलरेडी है सेकेंड ईयर तक, तो मतलब मुझे कितना और इन्वेस्टमेंट करना है सर, 1,50,000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट और करना है। तो कितना अमाउंट आ गया देख लीजिए, माइनस कर दूंगा 24,55,600 माइनस 150, तो कितना आ गया 23,05,600। सर फोर्थ ईयर में मेरी रिक्वायरमेंट क्या है सर, मेरी सेल्स है 50 लाख, मतलब मुझे कितना चाहिए सर, मुझे कितना चाहिए सर, मुझे चाहिए 5 लाख, है ना। मेरे पास है कितना 8 लाख, तो इसका मतलब मेरे पास 3 लाख रुपीज़ रियलाइज़ हो जाएगा सर, आई विल गेट 3 लाख मोर, है ना। आई विल गेट 3 लाख मोर, आई विल गेट 3 लाख मोर, तो मैं 3 लाख इसमें और ऐड कर दूंगा, 3 लाख मुझे वापस मिल जाएंगे, मेरे बिजनेस में ऐड हो गए। प्रैक्टिकली मेरे पास कितना मिल गया, 15,91,600 प्लस 3 लाख कितना आ गया 18,91,600, कितना अमाउंट आ गया 18,91,600, देख लीजिए, है ना, ईयर 4 में। सर अगर आप देखेंगे ईयर 5 में मेरी सेल्स कितनी है 2280, है ना, 2280, तो अगर आप देखोगे 2280 तो मुझे लगाना ही लगाना है, उसके साथ 80,000 रुपये भी पूरे मिल जाएंगे। तो अगर आप देख सकते हो 2,28,000, है ना, तो मतलब 2280 करना है मुझे। तो अगर आप देखोगे 2280, सर यहाँ तक कितना था 5 लाख माइनस 22,228,000, तो मतलब 2,72,000 तो मुझे मिलने वाला है ही है ना, 2,72,000 तो मुझे मिलने वाला है ही है। तो इसका मतलब मेरा यहाँ पे कैश फ्लो कितना होने वाला है सर, 583,600 प्लस 272, दैट्स गोइंग टू बी 855,600,
आई होप यहाँ तक सबको कैलकुलेशन क्लियर होना चाहिए कि व्हाट वी हैव डन, राइट. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डू द कैलकुलेशन फॉर कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू. कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू. सर नेट प्रेजेंट वैल्यू की कैलकुलेशन के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे ईयर, ठीक है. हम यहाँ पे लिखेंगे पर्टिकुलर्स, ठीक है. फिर हम यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट, फिर हम यहाँ पे लिखेंगे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, देन हम यहाँ पे लिखेंगे प्रेजेंट वैल्यू, है ना. यही होते हैं हमारे पॉइंट्स, ठीक है. यही होते हैं हमारे पॉइंट्स, राइट. प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर हमें पता ही है ना. चलिए हम स्टार्ट करेंगे. ईयर, ईयर है 0. ये हमारा हो जाएगा सबसे पहले कैश आउटफ्लो. हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे सबसे पहले हमारा कैश आउटफ्लो. सर कितना था? 22 लाख. एंड ये आउटफ्लो है तो नेगेटिव में दिखा दिया, प्रेजेंट वैल्यू है 1, तो यहाँ पर आ गया, देख लीजिए 22 लाख नेगेटिव में. सर ईयर नंबर 1, सर मेरे पास सी फैट. ईयर नंबर 2, 3, 4, 5, फॉर ऑल द 5 ईयर्स आई हैव सी फैट्स, है ना, सी फैट्स. सर उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे क्वेश्चन में आपको एक और चीज़ दे रखी है, देख लीजिए. आपको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स, आपको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे दिया 15%. आपको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दे दिया? 15% दे दिया उन्होंने. तो इसका मतलब मेरे जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकलेंगे वो किस पे निकलेंगे? सर 15% पे निकलेंगे. तो मैं निकाल लेता हूँ एक बार, पहले सारे फैक्टर्स निकाल लेता हूँ. 1.15 डिवाइड इक्वल टू, आंसर आ गया 3 डिजिट तक लेता हूँ, 0.870. नेक्स्ट देख लीजिए 756, देन 0.658, देन 0.572 एंड लास्ट मेरे पास आ जाएगा 0.497. सर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैसे निकाला? 1.15 डिवाइड इक्वल टू, तो आ गया पहला वाला, है ना, क्योंकि 8695 है तो 5 वाला राउंड ऑफ हो जाएगा तो 870 हो गया. अब मैं यहाँ पर हमारे अमाउंट्स लिख लेता हूँ, देख लीजिए 1171600, 1171600. पहले मैं अमाउंट सारे कॉपी कर लेता हूँ, लास्ट में मल्टीप्लिकेशन करूँगा. 1873600, 2305600, है ना, 1891600 एंड लास्टली वी हैव 855600. बेटा अगर आप ध्यान देंगे हमारे पास ईयर 5 में वर्किंग कैपिटल भी हमारे पास वापस में आ जाएगी. वर्किंग कैपिटल भी हमारे पास सारी वापस आ जाएगी. कितनी है वर्किंग कैपिटल? वर्किंग कैपिटल है 2,28,000, 10% ऑफ द अमाउंट. तो लास्ट ईयर पे हमें ये भी हमें मिल जाएगा, है ना. और यहाँ पर हम बेसिकली क्या निकाल लेंगे, इसका जब हम टोटल करेंगे तो हमारे को मिल जाएगा NPV. मल्टीप्लाई करते हैं, टोटल करते हैं. 1171600 इंटू 0.87, तो आंसर आ गया 1019292, है ना. 1873600 इंटू 0.756, तो आंसर आ गया 141,644 1.60, ठीक है ना. नेक्स्ट 2305600 इंटू 0.658, आंसर आ गया 1517084.8, है ना. देन वी हैव 1891600 इंटू 0.572, that's 1081995.20. 855600 इंटू 0.497, तो आंसर आ गया 425233.20. एंड लास्टली वी हैव 2,28,000 to 4.497, that's 113,316, है ना. बस इसका टोटल कर लेना है. 22 लाख नेगेटिव प्लस 1019292 प्लस 1416441.6 प्लस 1517084.8 प्लस 1081995.2 प्लस 425233.2 प्लस 113,316. आंसर आ गया 3373,362.8. अगर आप देख सकते हैं मेरे पास 33,73,000 का नेट प्रेजेंट वैल्यू आ रहा है, देख लीजिए 33,73,000, है ना, समवेयर अराउंड. देख लीजिए मेरा वाला अमाउंट आ रहा है ना. ये जो डिफरेंसेस हो सकते हैं बेटा, ये डिफरेंसेस हमारे हो सकते हैं बिकॉज ऑफ द राउंडिंग ऑफ एरर, क्योंकि हमने जो राउंडिंग ऑफ करा है वो अप टू 3 डेसिमल किया है,
मल्टीप्लिकेशन में डेसिमल्स भी ले लिए, तो इस वजह से बेसिकली ये पॉइंटिंग आती है, ये डिफरेंस आता ही है हर आंसर में, राइट। सिंस एन पी वी इज़ पॉजिटिव तो हमें प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। सिंस एन पी वी इज़ पॉजिटिव हमें यही वाला प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, राइट। बेटा ये जो क्वेश्चंस हैं कैपिटल बजटिंग के, ये थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं, इसीलिए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लगता है। जब तक आप हाथ से इन्हें खुद सॉल्व करके नहीं देखोगे, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में टाइम भी लगता है। तो प्लीज़ मेक इट अ पॉइंट दैट आप इन क्वेश्चंस को ज़रूर से अच्छे से सॉल्व करके जाएँ, तभी कॉन्फिडेंस आएगा, अदरवाइज कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। आई होप आई एम क्लियर। चलिए वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इस वाले लेक्चर में हम एक क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद लेक्चर फिनिश करेंगे। प्लीज़ जिसने भी अभी तक हमारा वीडियो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ कर लीजिए। आप लोगों के लिए फ्यूचर में बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है। मैं आपके लिए बहुत सारी वीडियोस डालने वाला हूँ विद रिलेशन टू ऑल एंड मेनी सब्जेक्ट्स इन रिलेशन टू बीकॉम ऑनर्स, राइट, फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी, SOL, बीकॉम, रेगुलर कॉलेज, चाहे कुछ भी हो, आपके लिए ये चैनल बहुत यूज़फुल रहने वाला है आने वाले सेमेस्टर्स के लिए भी, राइट। So I'm going to keep on putting up videos like this for different subjects and for different chapters, right? चलिए, ओके, क्वेश्चन नंबर 4 पे डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। बिफोर वी बिगिन, प्लीज़ मेक श्योर यू हैव लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड यू मस्ट हैव लाइक द वीडियो। क्वेश्चन नंबर 4 अब हम डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है दैट Scorpio Limited has a machine with an additional life of 5 years which costs 12 lakh. Cost है 12 lakh की, has a book value of 4 lakh. A new machinery costing 20 lakh is available. मतलब हमने हमने एक मशीन में एडिशनल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जिसकी 5 साल की लाइफ होगी और उसकी कॉस्ट है 12 लाख। उसकी आज अभी बुक वैल्यू जो है वो कितनी है, 4 लाख है। तो ये हमारे पास पहला ऑप्शन है, ठीक है, दिस इज़ द फर्स्ट ऑप्शन वी हैव, ओके। दो its capacity is the same as of the old machine, it will mean a saving in variable cost to the extent of 8 lakh per annum। मतलब अगर मैं नई मशीन ख़रीदता हूँ तो मेरे पास में 8 लाख रुपए की हर साल की सेविंग होगी, 8 लाख रुपए की हर साल की सेविंग होगी। द लाइफ ऑफ द मशीन विल बी 5 years, 5 साल होगी, एट द एंड ऑफ विच इट विल हैव अ स्क्रैप वैल्यू ऑफ 2 लाख। मतलब इस मशीन की स्क्रैप वैल्यू कितनी होने वाली है, 2 लाख होने वाली है। द रेट ऑफ इनकम टैक्स बीइंग 40% एंड एज अ पॉलिसी फर्म डज नॉट टेक एनी इन्वेस्टमेंट्स इन द यील्ड लेस देन 12% पर आनम। तो मतलब मेरा रियलाइज रेट, मेरा रेट ऑफ रिटर्न जो है वो क्वेश्चन में कितना गिवन है, वो मुझे क्वेश्चन में गिवन है 12%, है ना। द ओल्ड मशीन इफ़ सोल्ड, अगर मैं आज ओल्ड मशीन को बेचता हूँ तो मुझे 1 लाख रुपीज़ मिलेगा, आई विल रिसीव एन इनफ्लो। इट विल हैव नो सैल्वेज वैल्यू एट द एंड ऑफ 5 years। मतलब ऑब्वियसली हमारे पास में 1,20,000 रुपये, मतलब प्रैक्टिकली हमारे पास में कोई सैल्वेज वैल्यू नहीं होने वाला। बोलता है एडवाइस करिए स्कॉर्पियो लिमिटेड को वेदर और नॉट द ओल्ड मशीन शुड बी रिप्लेस्ड। कैपिटल गेन ऑन द सेल ऑफ ओल्ड मशीन इज़ ऑल्सो सब्जेक्ट टू द टैक्स ऑफ 40%। बोलता है हमारा टैक्स रेट 40% है, और अगर मैं ओल्ड मशीन को बेचता हूँ तो उसमें मुझे कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ेगा, वो कैपिटल गेन टैक्स भी मेरा 40% होने वाला है ना। अगर आप ध्यान देंगे सर, मेरे को क्वेश्चन में बुक वैल्यू ऑफ द ओल्ड मशीन बता रखी है, मेरे पास में दो ऑप्शंस हैं, या तो मैं ओल्ड मशीन को रिप्लेस करके नई मशीन ले आऊँ, ठीक है, ओल्ड मशीन को बेच के नई मशीन ले आऊँ, दैट इज़ माई फर्स्ट ऑप्शन अवेलेबल। सर द सेकेंड ऑप्शन अवेलेबल टू मी हियर इज़ कि मैं चाहूँ तो पुरानी मशीन को रख के उसी में एडजस्टमेंट्स कर सकता हूँ, है ना, मतलब उसी में एक एडिशनल कॉस्ट लगा सकता हूँ, ठीक है। अगर आप देखेंगे मेरे लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट है, मैं टोटल कैलकुलेट करना चाहता हूँ मेरा टोटल आउटफ्लो कितना होने वाला है। अगर आप देख सकते हो सर मेरा टोटल आउटफ्लो कितना होने वाला है, सर मेरा टोटल आउटफ्लो कितना होने वाला है, सर मेरा टोटल आउटफ्लो होने वाला है पहला, सर अगर आप देखेंगे मेरा टोटल आउटफ्लो कितना होगा, सर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो मेरा आउटफ्लो होने वाला है कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन,
ठीक है। मेरा कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन, सर मेरा कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन कितना है, दैट इज़ गिवन टू मी एज 20 लाख्स। सर जिसमें से मैं माइनस कर दूंगा स्क्रैप वैल्यू या सेल वैल्यू, ठीक है, जिसमें से मैं माइनस कर दूंगा सेल वैल्यू ऑफ ओल्ड मशीन। सर ओल्ड मशीन की मेरे पास सेल वैल्यू है, कितनी है सर, सर 1 लाख रुपए की सेल वैल्यू है। सर इसके साथ साथ अगर मैं ओल्ड वैल्यू को सेल करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे सेविंग्स होगी इन कैपिटल गेन्स, ठीक है, मेरे पास यहाँ पे सेविंग्स होगी कैपिटल गेन्स में। सर कितनी सेविंग्स होगी, सर मेरे पास में बुक वैल्यू थी 4 लाख की और मेरी सेल वैल्यू है 1 लाख की, तो मतलब मेरा इन दोनों को माइनस करूँगा तो मुझे मिल जाएगा मेरा कितना कैपिटल गेन है, और कैपिटल गेन का टैक्स है 40%। तो कैलकुलेट कर लीजिए 3 लाख पे 40% मतलब हो गया 1,20,000। तो अगर आप देखोगे टोटल में मिला के मेरे पास 2,20,000 रुपीज़ का यहाँ पे माइनस कर दूँगा, तो सर मेरे पास टोटल अमाउंट कितना आ जाएगा, 20 लाख माइनस 220, दैट इज़ गोइंग टू बी 17,80,000। ये मेरा क्या हो गया सर, ये हो गया मेरा, ये मेरा हो गया टोटल आउटफ्लो। क्या हो गया ये मेरा, दिस इज़ गोइंग टू बी माय टोटल आउटफ्लो फॉर द ईयर, मतलब पूरे उसका टोटल आउटफ्लो कितना हो गया, 17,80,000। देख लीजिए ये अमाउंट हमारा बिल्कुल सेम है। सर अब मैं यहाँ पे जानना चाहता हूँ कि मेरा, सर अब मैं यहाँ पे जानना चाहता हूँ कि सर मेरा यहाँ पे अमाउंट कितना होगा। अगर आप देखेंगे यहाँ पर बेटा मेरे पास में कितना डेप्रीसिएशन लगेगा। सर मेरी एग्जिस्टिंग मशीनरी जो है, सर मेरी एग्जिस्टिंग मशीनरी जो है वो है 4 लाख रुपए की, ठीक है, मतलब 12 लाख रुपए की मशीनरी थी 5 साल की, तो इसका मतलब है 12 लाख रुपए की मशीनरी थी 5 साल के हिसाब से कितना डेप्रीसिएशन हो गया। सर 12 लाख पे मतलब मेरा ऑलरेडी, सॉरी मेरे पास एग्जिस्टिंग मशीनरी है। चलिए मैं यहाँ पे आपको सबसे पहले कैलकुलेशन बता देता हूँ, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रीसिएशन, ठीक है, दिस इज़ गोइंग टू बी कैलकुलेशन ऑफ डेप्रीसिएशन। लेट्स डू दैट। कैलकुलेशन ऑफ डेप्रीसिएशन मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। सर पहले तो मैं कैलकुलेट कर देता हूँ न्यू मशीन, ओल्ड मशीन का डेप्रीसिएशन कितना है। सर आज की डेट पे इस मशीन की वैल्यू कितनी है, आज की डेट पे इस मशीन की वैल्यू कितनी है, सर इस मशीन की वैल्यू है 4 लाख, ठीक है। सर इसकी यूज़फुल लाइफ कितनी होने वाली है, सर इसकी यूज़फुल लाइफ होने वाली है 5 ईयर्स। तो क्या मैं बता सकता हूँ मेरा डेप्रीसिएशन अमाउंट कितना हो जाएगा, सर मेरा डेप्रीसिएशन अमाउंट कितना हो जाएगा, सर 4 लाख डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि इसकी स्क्रैप वैल्यू तो कुछ है नहीं, तो इसलिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 80,000 रुपीज़, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ सर न्यू मशीन की। सर न्यू मशीन की कॉस्ट है कितनी, कॉस्ट है 20 लाख, ठीक है। मेरी स्क्रैप वैल्यू कितनी है 2 लाख गिवन टू मी एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स। तो मेरा डेप्रीसिएशन कितना होने वाला है, सर 20 लाख माइनस 2 लाख डिवाइडेड बाय 5, दैट्स गोइंग टू बी 18 लाख डिवाइडेड बाय 5, है ना। तो 18 लाख डिवाइडेड बाय 5, तो दिस कम्स आउट टू बी 3,60,000। बेटा अगर आप यहाँ पे कैलकुलेट करोगे सर मेरा एडिशनल डेप्रीसिएशन कितना आएगा, हर साल मेरा एडिशनल डेप्रीसिएशन कितना आ रहा है, सर इट इज़ 3,60,000 माइनस 80,000। पहले मैं 80,000 रुपये चार्ज करता, लेकिन अब मैं कितना करने वाला हूँ, एडिशनल डेप्रीसिएशन कितना चार्ज करने वाला हूँ, 360 माइनस 80, दैट मीन्स 2,80,000 हर साल का डेप्रीसिएशन चार्ज करने वाला हूँ, है ना। देख लीजिए दैट्स द अमाउंट ऑफ डेप्रीसिएशन दैट दे हैव कैलकुलेटेड, 2,80,000। अगर अब आप देखेंगे मैं यहाँ पर कैलकुलेट करूँगा, सर मैं यहाँ पर अब आप लोगों के लिए कैलकुलेट करूँगा कि सर मेरा एनुअल कैश इनफ्लोज कितना होने वाला है। एनुअल कैश इनफ्लो मतलब हर साल मेरे लिए एनुअल कैश इनफ्लो कितना होने वाला है। सर अगर आप देखेंगे क्वेश्चन में मुझे बता दिया एक चीज़ कि अगर मैंने ओल्ड मशीन को रिप्लेस कर दिया तो इसका मतलब क्या होगा, मेरा वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 8 लाख रुपए तक बच जाएगा। सर जो मेरा कॉस्ट सेव हो गया वही मेरी अर्निंग भी है, इनकम भी है, इनफ्लो है। तो अगर आप देखोगे सेविंग्स इन वेरिएबल कॉस्ट इज़ माई अर्निंग फॉर मी।
तो मेरा वेरिएबल कॉस्ट अब कम हो गया, कम हो जाएगा तो मेरे लिए कमाई है। 8 लाख रुपए का मेरा सेविंग हो जाएगा वेरिएबल कॉस्ट में। लेकिन इसके साथ साथ एवरी ईयर मेरे लिए एडिशनल कॉस्ट आ जाएगा, एडिशनल कॉस्ट आ जाएगा डेप्रीसिएशन का। सर मेरे लिए एवरी ईयर एडिशनल कॉस्ट आ जाएगा 2,80,000 का डेप्रीसिएशन का, है ना। तो अगर आप देख सकते हो हर साल मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना बढ़ने वाला है। सर मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना बढ़ने वाला है। सर हर साल मेरे लिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स 8 लाख माइनस 280 मतलब 5,20,000 रुपीज़ तक इंक्रीज़ हो जाएगा। सर इस पे मुझे टैक्स भरना पड़ेगा कितना, जो मेरा करंट है 40%, तो इंटू 40% आंसर आ गया 2,08,000, है ना। माइनस करके आंसर निकाल लिया तो मुझे मिल गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना हो गया सर 3,12,000। सर 3,12,000 रुपये मुझे हर साल मिलेंगे। सर इसमें मैं अल्टीमेटली क्या करने वाला हूँ सर, इसमें अल्टीमेटली क्योंकि मुझे तो सी फैट चाहिए ना, तो मैं इसमें क्या करने वाला हूँ सर, फिर से डेप्रीसिएशन ऐड करने वाला हूँ, क्योंकि डेप्रीसिएशन तो मैं इंक्लूड करता ही नहीं हूँ। तो प्लस 280 करा तो मेरे पास आ गया 5,92,000। सर ये मेरा एडिशनल कैश इनफ्लो होने वाला है। सर हर साल मुझे 5,92,000 का एडिशनल कैश इनफ्लो होने वाला है ना। अब मैं यहाँ पर कॉम्प्यूटेशन कर लेता हूँ, कॉम्प्यूटेशन कर लेता हूँ ऑफ एनपीवी, कॉम्प्यूटेशन कर लेता हूँ ऑफ एनपीवी। सर अगर आप देखेंगे ईयर ज़ीरो, है ना, आपको पता ही है यहाँ पर हमारे पास पहला कॉलम होता है ईयर, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर मेरे को क्वेश्चन में दे रखा है 12%, एंड लास्टली वी हैव प्रेजेंट वैल्यूज़, है ना। आई होप क्लियर। सर पहले साल ईयर ज़ीरो में मेरा आउटफ्लो जो बढ़ेगा वो कितने से बढ़ेगा, 20 लाख रुपए से इंक्रीज़ हो जाएगा। सॉरी, अभी आई कैलकुलेटेड 17,80,000, 17,80,000 ये ऊपर कैलकुलेट किया बेटा, है ना, 17,80,000। तो ये अमाउंट मेरा इम्प्रूव हो जाएगा। 1 मेरा फैक्टर रहता है पहले साल में, तो नेगेटिव में मेरे पास कितना आ गया 17,80,000। जल्दी बता दें, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ऑल्स वेल। हाँ भाई, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। सर इसके बाद में 5 साल 1 2 3 4 5 सी फैट मिलने वाला है, पाँचों साल मुझे सी फैट मिलने वाला है ना। ऑल द 5 years आई एम गोइंग टू गेट सी फैट। सर ऑफ हाउ मच, 5,92,000, 5,92,000 फॉर ऑल द 5 years, 5,92,000 फॉर ऑल द 5 years मैं यहाँ पे कैलकुलेशन कर लूँगा। सर अगर आप देखेंगे मैं इनके फैक्टर्स निकाल लेता हूँ, 1.12 डिवाइड इक्वल टू, तो आंसर आ गया 0.893, 797, then you have 0.712, then you have 0.636, then you have 0.567, राइट। सर लास्ट ईयर 5th ईयर में अगर आप देखोगे मेरे पास यहाँ पे क्या है सर, मेरे पास यहाँ पर है स्क्रैप वैल्यू 2 लाख रुपए की। सर 2 लाख रुपए की स्क्रैप वैल्यू है एट द सेम रेट 0.567, है ना। मैं यहाँ पे टोटल निकाल लेता हूँ बेटा, मुझे मेरा एनपीवी मिल जाएगा। सर मैं यहाँ पे मेरा टोटल निकाल लेता हूँ, आई विल गेट माई एनपीवी। आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं है, जल्दी बता दीजिए। राइट, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5,92,000 इंटू 0.893, 472,397, 592 इंटू 0.797, so that's 5,92,000 into 0.797, that's 471,824. 592 into 0.712, that's 421,504. आई एम सॉरी, मैंने पहला वाला अमाउंट थोड़ा गलत लिखा। That's going to be 5,28,656. 592 into 0.636. That's going to be 376,512. 592 into 0.567. 335,664. And 2 lakh into 0.567. 113,400.
17,80,000, 17,80,000 negative plus 528,656 plus 471,824 plus 421,504 plus 376,512 plus 335,664 plus 113,400। आप देख सकते हैं यहाँ पे आंसर आ गया 467,560 एंड इट्स अ पॉजिटिव आंसर। देख लीजिए 467,560, इट्स अ पॉजिटिव आंसर। सिंस एनपीवी इज पॉजिटिव, सिंस एनपीवी पॉजिटिव है तो हमें क्या करना चाहिए, जल्दी बताएं। सिंस एनपीवी पॉजिटिव है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें इस मशीन को ख़रीद लेना चाहिए, हमें रिप्लेस कर देना चाहिए, मतलब नई मशीन ख़रीद लेनी चाहिए, है ना। मे परचेज इट। आई होप क्लियर है। आई होप यहाँ तक ये वाला क्वेश्चन आप सबको क्लियर होगा, राइट। विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ लेक्चर 2 ऑफ द शिवदास सीरीज़, राइट। आई होप आप लोग एंजॉय कर रहे हो, आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, राइट। इफ़ देयर इज़ एनीथिंग, एनी कंसर्न्स, you can definitely comment to us, or you can write to us at you can WhatsApp me at 9717800535। आप चाहो तो हमें टेलीग्राम के थ्रू भी रीच अप कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन्ड है। चलिए, थैंक यू ऑल फॉर बीइंग विद अस।